नमस्कार साथियों, उपासना इसके डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते 2 दिनों से हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने 2 दिनों की छूटी हुई खबरों को इसी सेशन में कंपाइल किया है। यानी इस सेशन में हम लोग 4 मार्च से लेकर 6 मार्च 2021 तक की खबरों को कवर करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं, जिनमें पहला है, हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा देश में पहली बार इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास नीति यानी इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट अर्थात ER&D नीति जारी की गई है। तो ये आपको राज्य याद रखना है, कर्नाटक। सेकंड, हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि भारत में लोगों की स्वतंत्रता पहले से कुछ कम हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रिपोर्ट में भारत को 100 में से 67 नंबर दिए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष भारत को 100 में से 71 नंबर दिए गए थे। थर्ड, हाल ही में भारत और नॉर्वे ने अगले 5 वर्षों के लिए समुद्री स्थानिक योजना यानी मरीन स्पेशियल प्लानिंग के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने के लिए सहमति जताई है। तो ये कंट्री आपको याद रखना है, नॉर्वे। फोर्थ, डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना की मेजबानी में आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। तो ये कंट्री आपको याद रखना है, संयुक्त अरब अमीरात। पांचवा, हाल ही में तुर्कमेनिस्तान स्पेशल फोर्सेज का भारतीय स्पेशल फोर्सेज के प्रशिक्षण स्कूल में कॉम्बैट फ्री फॉल प्रशिक्षण शुरू किया गया है। तो ये कंट्री याद रखना है आपको, तुर्कमेनिस्तान। अगला अगला है 6, हजारा मध्य अफगानिस्तान में एक फारसी भाषी जातीय समुदाय है। तो ये कंट्री आपको याद रखना है, ये अफगानिस्तान, जहाँ का ये समुदाय है, जिसका नाम है हजारा। 7, हाल ही में पीएम श्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2021 का सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार यानी सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड देने की घोषणा की है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, बड़े गौरव की बात है हम लोगों के लिए। 8वां, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 4 मार्च। 9, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस का आयोजन किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 10वां, हाल ही में त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने उदयपुर विज्ञान केंद्र, जो त्रिपुरा में है, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, एक उदयपुर राजस्थान में भी है। तो ये कहाँ की बात की जा रही है, त्रिपुरा की। तो उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उदयपुर विज्ञान केंद्र 22वां विज्ञान केंद्र है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा विकसित करके राज्य सरकार को सौंपा गया है। 11वां, हाल ही में जहाजरानी मंत्रालय द्वारा मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन किया गया है। तो ये मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, जहाजरानी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज। 12वां, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित और 70 से अधिक देशों द्वारा समर्थित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपना लिया है, जिसमें 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के रूप में घोषित करने की बात कही गई है। तो ये आपको याद रखना है, जो 2023 है उसको इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाया जाएगा, यह घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 13वां, हाल ही में श्रीलंका ने भारतीय और जापानी कंपनियों को वेस्ट कंटेनर टर्मिनल देने का फैसला किया गया है। यानी भारतीय कंपनियों और जापानी कंपनियों द्वारा इस टर्मिनल का विकास किया जाएगा। 14वां, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला यानी सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी नई दिल्ली को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन की क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला यानी रीजनल कस्टम लेबोरेटरी के रूप में मान्यता दी गई है। इस मान्यता से अब CRCL जापान और कोरिया जैसे क्षेत्रों में स्थापित सीमा शुल्क प्रयोगशालाओं के चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
15वां, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है। इसके साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल के बाद ये उत्तराखंड का तीसरा मंडल बन गया है। 16वां, हाल ही में भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं द्वारा सिर्फ फ्रॉग की 5 नई प्रजातियों की खोज की गई है। मेढक की ये नई प्रजातियां ट्री फ्रॉग परिवार यानी राकोफोराइडे से संबंधित मानी जा रही हैं। अगला है 17वां, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सिफारिश की है कि अंशधारकों को वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि योगदान हेतु 8.5% की दर से ब्याज दिए जाएं। तो ये आपको इंटरेस्ट रेट याद रखनी है, 8.5%। 18वां, डेटा न्यूनीकरण का सिद्धांत बताता है कि एकत्र किए गए और संसाधित डेटा को एक निर्धारित समय के बाद रखा या उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह उन उद्देश्यों या कारणों जिन्हें डेटा गोपनीयता का समर्थन के लिए पहले से स्पष्ट कर दिया गया था के लिए आवश्यक न हो। 19वां, हाल ही में प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2021 को अंकटाड द्वारा जारी किया गया है। तो ये संगठन आपको याद रखना है, अंकटाड, जिसने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है या जारी किया है। 20वां, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अर्थात यूनेप ने फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी की है। तो ये संगठन भी आपको याद रखना है जिसने फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी की है। तो ये परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग न्यूज सेक्शन पर आते हैं। न्यूज सेक्शन में पहली न्यूज है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ये देश के सामान्य निवासियों की एक सूची होती है। गृह मंत्रालय के अनुसार देश का सामान्य निवासी को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है। वह व्यक्ति जो कम से कम पिछले 6 महीनों से किसी स्थानीय क्षेत्र में रहता है अथवा अगले 6 महीनों या उससे अधिक समय तक के लिए किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता है। सेकंड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को नागरिकता कानून 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। थर्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में पंजीकरण कराना भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए अनिवार्य यानी मैंडेटरी है। फोर्थ, इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक आम नागरिक की विस्तृत पहचान का डेटाबेस तैयार करना है। पांचवा, इसे पहली बार 2010 में संग्रहित किया गया था और फिर वर्ष 2015 में अपडेट यानी अद्यतन किया गया था। अगला है विश्व सीमा शुल्क संगठन खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ये एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जिसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना है। सेकंड, इसकी स्थापना वर्ष 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद यानी कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल अर्थात CCC के रूप में की गई। थर्ड, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी SFDR प्रौद्योगिकी पर आधारित फ्लाइट टेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जिससे यह खबरों में था। सेकंड, परीक्षण के दौरान बूस्टर मोटर और नोजल रहित मोटर समेत सभी उप प्रणालियों ने अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन किया। ठोस ईंधन आधारित डक्टेड रैमजेट तकनीक के सफल प्रदर्शन ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी DRDO को तकनीकी लाभ प्रदान किया है, जिससे वह लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें विकसित कर पाएगा। थर्ड, रैमजेट एयर ब्रीदिंग जेट इंजन का एक रूप है जो घूर्णन कंप्रेसर के बिना आने वाली वायु को संपीड़ित करने के लिए वाहन की अग्रिम गति का उपयोग करता है। रैमजेट सुपरसोनिक गति पर अधिक कुशलता से कार्य करते हैं, किंतु वे हाइपरसोनिक गति में कुशल नहीं हैं। फोर्थ, वर्तमान में ऐसी तकनीक विश्व के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही उपलब्ध है। अगला है बीमा लोकपाल यानी इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा लोकपाल नियम
2017 में संशोधन किया है। इस संशोधन के माध्यम से बीमा लोकपाल के दायरे में बीमा दलालों को लाया गया है और पॉलिसी धारकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की भी अनुमति दी गई है, जिससे बीमा लोकपाल खबरों में था। सेकंड पॉइंट, केंद्र सरकार द्वारा बीमा लोकपाल यानी इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन की स्थापना बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999 तथा लोक शिकायत निवारण नियम यानी रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस रूल्स 1998 के अंतर्गत की गई। थर्ड, इसकी शक्तियां, कार्य, कार्यालय की शर्तें आदि बीमा लोकपाल नियम 2017 द्वारा निर्धारित किए गए थे। फोर्थ, लोकपाल को बीमा उद्योग, सिविल सेवा, प्रशासनिक सेवा या न्यायिक सेवा का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से चुना जाएगा। पांचवा, लोकपाल का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। पहले, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा का अध्यक्ष, जिसे चयन समिति का अध्यक्ष चुना जाएगा। दूसरे, जीवन बीमा परिषद यानी लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल और बीमा कंपनियों के कार्यकारी परिषद के सामान्य बीमा परिषद से एक एक प्रतिनिधि। तीसरे, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि जिसको संयुक्त सचिव पद से नीचे नहीं होना चाहिए। अगला है 6, इसका कार्यकाल यानी लोकपाल का 3 साल और अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक होगा। इसकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सातवां, इरडा किसी भी समय बीमा से संबंधित किसी भी शिकायत या विवाद का उल्लेख बीमा लोकपाल से कर सकता है। आठवां, लोकपाल उन मामलों में परामर्शदाता और मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा जहां विवादों में मध्यस्थता के लिए संबंधित पक्षों ने लिखित सहमति व्यक्त की हो। अगला है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति की सिफारिश पर वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। सेकंड, लेकिन वर्तमान में ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। तो ये आपको याद रखना है, इसका जो वर्तमान मंत्रालय है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पहले ये गृह मंत्रालय के तहत थी। थर्ड, ये भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। फोर्थ, सीबीआई एक सांविधिक निकाय नहीं है, ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है। पांचवा, सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है। 6, ये केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करती है। अगला है गोलन हाइट्स खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, गोलन हाइट्स एक चट्टानी पठार है जो दक्षिण पश्चिमी सीरिया में इजराइल और सीरिया की सीमा के मध्य 1800 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है। सेकंड, एक सामरिक क्षेत्र है जिसे वर्ष 1967 के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। वर्ष 1981 में इजराइल ने इस क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया है। थर्ड, हाल ही में अमेरिका द्वारा आधिकारिक तौर पर यरूशलेम और गोलन हाइट्स को इजराइल के एक हिस्से के रूप में मान्यता दे दी गई है, जिससे ये न्यूज में था। तो हमको याद रखना है ये किसके बीच विवादित क्षेत्र है, इजराइल और सीरिया के बीच। अगला है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, I4C यानी ICCC द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का संक्षिप्त रूप है। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखनी है, द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। सेकंड, इसकी स्थापना साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। तो ये मिनिस्ट्री भी आपको ध्यान रखनी है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। थर्ड, I4C की स्थापना योजना को सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए अक्टूबर 2018 में मंजूरी दी गई थी। फोर्थ, ये अत्याधुनिक केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। तो ये लोकेशन भी आपको याद रखनी है, कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। पांचवा, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने
क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने के लिए अपनी सहमति दी है। अगला है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। सेकंड, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। थर्ड, इसका उद्देश्य प्रकृति का संरक्षण करना, साथ ही पृथ्वी पर जीवन की विविधता के संरक्षण में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। अगला है बैंगनी क्रांति खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में जम्मू में डोडा जिले के गांव के लगभग 500 किसानों ने मक्का की खेती से लेवेंडर की ओर स्थानांतरण के बाद से अपनी आय में चौगुनी वृद्धि दर्ज की है, जिसे बैंगनी क्रांति के नाम से जाना जा रहा है। ये अरोमा यानी सुगंध मिशन के तहत की गई पहल के कारण संभव हो पाया। सेकंड, पहली बार लेवेंडर की खेती कर रहे किसानों को इसके मुफ्त पौधे दिए गए थे और जो लोग पूर्व में लेवेंडर की खेती कर चुके थे उनसे इसके लिए 5 से 6 रुपए प्रति एकड़ शुल्क लिया गया था। थर्ड, इसका उद्देश्य आयातित सुगंधित किस्मों को घरेलू किस्मों से प्रतिस्थापित करके घरेलू सुगंधित फसल आधारित कृषि अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। फोर्थ, इसका मुख्य उत्पाद लेवेंडर तेल है जो कम से कम 10,000 रुपए प्रति लीटर बिकता है। पांचवा, लेवेंडर इत्र का उपयोग अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाता है। और 6, हाइड्रोसोल जो फूलों से आसवन के बाद बनता है, साबुन और फ्रेशनर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, UNFCCC का आशय जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, UNFCCC के अंतर्गत शामिल 3 समझौतों का अंतिम उद्देश्य वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को एक स्तर पर स्थिर करना है, एक निश्चित समय सीमा में जलवायु प्रणाली के साथ उत्पन्न खतरनाक मानव हस्तक्षेप को रोकने में सहायक होगा, जो पारिस्थितिकी प्रणालियों को स्वाभाविक रूप से अनुकूल बनाने की अनुमति देता है और स्थायी विकास को सक्षम बनाता है। थर्ड, UNFCCC का सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट जर्मनी के वान में स्थित है, तो लोकेशन आपको याद रखनी है इसकी, जर्मनी में वान। फोर्थ, UNFCCC सचिवालय संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो जलवायु परिवर्तन के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करती है। पांचवा, इस कन्वेंशन के पास सार्वभौमिक सदस्यता लगभग 197 पार्टियां हैं तथा ये वर्ष 2015 के पेरिस समझौते की मूल संधि यानी पेरेंट ट्रीटी है। UNFCCC वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की मूल संधि भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक नोट याद रखना है इससे जुड़ा हुआ, UNFCCC पक्षकारों का 26वां सम्मेलन यानी COP 26 अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2021 में ग्लासगो यानी यूनाइटेड किंगडम में होगा, तो ये भी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण है। अगला है नॉलेज इकोनॉमी शब्द खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, नॉलेज इकोनॉमी एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें वस्तुएं और सेवाएं मुख्य रूप से ज्ञान प्रदान गतिविधियों पर आधारित होती हैं जो तकनीकी तथा वैज्ञानिक नवाचार की तीव्र प्रगति में योगदान देती हैं। सेकंड, नवीन विचार, सूचना और व्यवहार के लिए मानव पूंजी तथा बौद्धिक संपदा पर अधिक निर्भरता इसका महत्वपूर्ण तत्व है। थर्ड, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक वातावरण के भीतर अत्यधिक कुशल कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। फोर्थ, संस्थान और उद्योग ऐसी नौकरियों के अवसर पैदा करते हैं जिनमें वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। पांचवा, सैद्धांतिक रूप से ज्ञान और आर्थिक निधि तैयार करने की क्षमता एक व्यक्ति की मौलिक व्यक्तिगत पूंजी होती है। 6, ज्ञान को श्रम और पूंजी के अलावा एक अतिरिक्त इनपुट के रूप में देखा जाता है। अगला है नॉलेज डिप्लोमेसी। आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ये 2 या 2 से अधिक देशों के बीच संबंधों के निर्माण और उन्हें मजबूत करने में अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा,
अनुसंधान और नवाचार की भूमिका को संदर्भित करती है। सेकंड, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जहां शिक्षा यानी एजुकेशन, विज्ञान यानी साइंस, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी तथा नवाचार अर्थात इनोवेशन वैश्विक विकासात्मक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थर्ड, नॉलेज डिप्लोमेसी या कूटनीति ये स्वीकार करती है कि कई घरेलू मुद्दे अब वैश्विक मुद्दे हैं और इसके विपरीत कई वैश्विक चुनौतियां अब घरेलू चुनौतियां हैं। फोर्थ, नॉलेज डिप्लोमेसी ये स्वीकार करती है कि जैसे जैसे हम तेजी से वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, इस व्यवस्था के अंतर्गत परस्पर जुड़ा और अन्योन्याश्रित विश्व नए अवसरों के साथ नई चुनौतियां और खतरे प्रस्तुत करता है, जिन्हें कोई राष्ट्र अकेले संबोधित नहीं कर सकता। अगला अगला है मैरी कॉम खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी AIVA की चैंपियन एंड वेटरनस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया, जिससे ये खबरों में थी। सेकंड पॉइंट, ये 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी। थर्ड, 1 मार्च 1983 को जन्मी मैरी कॉम विश्व प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज हैं, जो कि मूल रूप से मणिपुर से संबंधित हैं। तो इनका राज्य भी आपको याद रखना है, मणिपुर। फोर्थ, बॉक्सिंग में उनके बेहतरीन करियर को देखते हुए मणिपुर सरकार ने वर्ष 2018 में उन्हें मीथो इलीमा, ये आपको याद रखनी है इनकी उपाधि, मीथो इलीमा की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। पांचवा, मैरी कॉम को अप्रैल 2016 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। 6, मैरी कॉम की प्रतिभा के कारण वर्ष 2003 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 7वां, इसके साथ ही इन्हें वर्ष 2006 में पद्मश्री और वर्ष 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला है प्लेटिप्स खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, प्लेटिप्स एक जहरीला स्तनधारी जीव है जिसमें इलेक्ट्रोलोकेशन की शक्ति होती है, अर्थात ये किसी जीव का शिकार उसके पेशी संकुचन द्वारा उत्पन्न विद्युत तरंगों का पता लगाकर करते हैं। सेकंड, इसे IUCN की रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। थर्ड, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने प्लेटिप्स के लिए विश्व का पहला अभयारण्य स्थापित करने की योजना बनाई है, ताकि प्लेटिप्स के प्रजनन एवं पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ये लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं, जिससे ये खबरों में थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है मर्चेंट डिजिटाइजेशन समिट 2021 टूवर्ड आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंस भारत खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात फिक्की और संयुक्त राष्ट्र संघ के बेटर देन कैश अलायंस यानी UN वेस्ट बेटर देन कैश अलायंस द्वारा संयुक्त रूप से मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना की मेजबानी की गई है, जिससे ये खबरों में था। सेकंड पॉइंट, ये उन महिला व्यापारियों को सशक्त बनाना जो अपने समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, डिजिटल इंडिया मिशन को प्राप्त करने में मदद करना इसकी प्राथमिकताओं में से एक है। थर्ड, इस सम्मेलन से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अग्रणी लोगों को एक साथ आने का मौका मिला है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र और आकांक्षी जिलों के कारोबारियों को जवाबदेह डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित करेगा। चौथा, आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से मेक इन इंडिया पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए जवाबदेह डिजिटलीकरण द्वारा ग्रामीण नेटवर्क में स्वयं सहायता समूह और समुदाय के स्तर पर लोगों को शामिल करना इसका उद्देश्य है। अगला है BTCA यानी बेटर देन कैश अलायंस, जो भी आया था उसको हम लोग जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, इसका गठन वर्ष 2012 में किया गया था। सेकंड, इसे यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सिटी ग्रुप, फोर्ड फाउंडेशन, ओमिडियार नेटवर्क तथा वीजा इंक द्वारा लॉन्च किया गया था। थर्ड, ये सरकारों, कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच एक साझेदारी है
जिसके तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु डिजिटल भुगतानों की तीव्रता के साथ किया जाता है। फोर्थ, इसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी UNCDF के न्यूयॉर्क, बोगोटा, डकार, ढाका, किगाली, लंदन, मनीला और नई दिल्ली कार्यालयों द्वारा की जाती है। पांचवा, इस अलायंस यानी संगठन में 75 सदस्य हैं जो दक्षता, पारदर्शिता, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भुगतानों को डिजिटल बनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं तथा उन अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में मदद करते हैं जो डिजिटल और समावेशी हैं। 6, इसके सदस्य नकदी के भौतिक लेन देन को समाप्त नहीं करना चाहते, बल्कि एक जिम्मेदार डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करना चाहते हैं जो नकदी से बेहतर है। अगला है सहभागी बजट शब्द खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं शब्द को। पहला पॉइंट है सहभागी या पार्टिसिपेटरी बजट की अवधारणा सर्वप्रथम ब्राजील के शहर पोर्टो एलेग्रे में वर्ष 1980 के दशक के मध्य में प्रस्तुत की गई थी। सेकंड, ये अवधारणा सुनिश्चित करती है कि स्थानीय समुदायों की विविध आवश्यकताओं और अनुभवों को समझा जाए तथा स्थानीय निर्णय लेने में अधिक से अधिक लोगों के मतों को सुना जाए। थर्ड, पार्टिसिपेटरी बजटिंग या सहभागी बजट में स्थानीय समुदायों और उनकी सेवा करने वाले सार्वजनिक संस्थानों के बीच संबंधों को बदलने की महत्वपूर्ण क्षमता होती है। फोर्थ, वर्तमान में लगभग 4500 से अधिक नगरपालिकाएं जिनमें 300 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं प्रतिवर्ष बजट सत्र के दौरान अपना बजट प्रस्तुत करती हैं। पांचवा, भारत में सहभागी बजट का नेतृत्व वर्ष 2001 में बेंगलुरु में जनाग्रह एक गैर लाभकारी संस्था है जो द्वारा किया गया था, परंतु पुणे में ये और मजबूती से लागू हुआ जहां बेंगलुरु के अनुभव से प्रेरणा ली गई और इसे एक अधिक प्रतिबद्ध नेतृत्व प्राप्त हुआ। छठा, वर्तमान में ये विश्व के तमाम देशों में प्रचलित है। अगला है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से नई दिल्ली में इसके दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है जिससे ये खबरों में था। सेकंड, इसका लक्ष्य भारत को विश्व में एक उभरते हुए नमोन्मेष केंद्र और जैव विनिर्माण केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान करना है। थर्ड, ये राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के लिए भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को दर्शाता है। फोर्थ, केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी रणनीति या नेशनल बायोटिक स्ट्रेटजी का अनावरण किया है और ग्लोबल बायो इंडिया की आभासी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया है। पांचवा, इसका आयोजन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी वार्क और भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII, एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज यानी AVLE तथा इन्वेस्ट इंडिया की साझेदारी में किया गया था। अगला है बाओ धान खबरों में यानी बाओ चावल या राइस खबरों में। आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है असम में उत्पादित होने वाले बाओ धान या चावल को अमेरिका के लिए निर्यात किया जा रहा है जिससे ये खबरों में था। सेकंड, आयरन से भरपूर लाल चावल असम की ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में किसी भी रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल के बिना उगाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो बाओ धान है इसकी खेती बिना किसी रासायनिक उर्वरक के की जाती है। थर्ड, चावल की इस किस्म को बाओ धान कहा जाता है जो कि असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है। तो ये आपको राज्य याद रखना है कहाँ से संबंधित है, असम से। अगला है साइबर स्वयं सेवक योजना यानी साइबर वॉलेंटियर प्लान खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है इस परियोजना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अर्थात I4C जो हम लोग पिछले देख चुके हैं के रूप में जाना जाता है। सेकंड, इसे गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। थर्ड, इस योजना में भारत के साइबर अपराध तंत्र में सुधार हेतु इंटरनेट पर
गैर कानूनी सामग्री को चिन्हित करने के लिए लगभग 500 व्यक्तियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। फोर्थ, इस कार्यक्रम में 200 साइबर जागरूकता प्रमोटर और 50 साइबर विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। अगला है ब्लैक ब्राउन वेबलर खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ये एक पक्षी है, ये आपको याद रखना है। सेकंड, हाल ही में इसे दक्षिण पश्चिम कालीमंतन, जो बोर्नियो का हिस्सा है एवं इंडोनेशिया द्वारा प्रशासित है, में खोजा गया है। तो इसकी लोकेशन भी आपको याद रखना है, कहाँ खोजा गया है, ये कालीमंतन में। थर्ड, आईयूसीएन रेड लिस्ट में यह आंकड़े अपर्याप्त के रूप में सूचीबद्ध है, यानी डाटा डिफिशिएंट। फोर्थ, इस पक्षी को प्रायः इंडोनेशियन पक्षी विज्ञान में सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। पांचवा, इसकी चोंच मजबूत, रंग चॉकलेटी और विशिष्ट काली आंखें होती हैं। इसकी आंख की पुतली गहरे मैरून रंग की होती है और पंख भूरे होते हैं। अगला है उपकर यानी सेस और अधिभार यानी सरचार्ज जैसी आर्थिक शब्दावली खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं सबसे पहले ये खबरों में क्यों है। एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र के सकल कर राजस्व यानी ग्रास टैक्स रेवेन्यू अर्थात जीटीआर में उपकर और अधिभार का हिस्सा वर्ष 2011-12 की तुलना में 10.4% से बढ़कर वर्ष 2020-21 में लगभग दोगुना अर्थात 19.9% हो गया है, जिससे ये दोनों आर्थिक शब्दावलियां खबरों में थी। अब हम लोग इन शब्दावलियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग उपकर के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, ये किसी सेवा या क्षेत्र के विकास या कल्याण हेतु सरकार द्वारा लगाए या वसूले जाने वाले कर का एक रूप होता है, जैसे शिक्षा उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, कृषि कल्याण उपकर। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, ये प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट करों यानी टैक्स पर और इनके ऊपर लगाया जाता है। थर्ड, किसी विशेष उद्देश्य के लिए संग्रहित किए गए उपकर को किसी अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है, यानी जैसे इसे अगर शिक्षा उपकर के रूप में लगाया गया है तो इसे शिक्षा के लिए ही उपयोग किया जाएगा। फोर्थ, ये सरकार के लिए राजस्व का एक स्थायी स्रोत नहीं होता और उद्देश्य पूरा हो जाने पर इसे समाप्त कर दिया जाता है। अगला है अधिभार यानी सरचार्ज। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ये मौजूदा करों पर लगाया गया अतिरिक्त शुल्क या कर होता है। सेकंड, उपकर के विपरीत अधिभार आमतौर पर प्रकृति में स्थायी होते हैं। थर्ड, ये सामान्य दरों के अनुसार देय आयकर पर प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। यदि वित्तीय वर्ष के लिए कोई कर देय नहीं है तो कोई अधिभार नहीं लगाया जाता। फोर्थ, अधिभार से संग्रहित राजस्व भारत के समेकित कोष यानी कंसोलिडेटेड फंड में जमा होता है। फिफ्थ, ये सामान्यतः प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये बेसिकली डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। अब आपको इससे जुड़े हुए कुछ नोट्स हैं, वो भी याद रखने हैं। पहला है, उपकर और अधिभार से अर्जित राजस्व पर केवल केंद्र का अधिकार होता है, ये राज्यों के साथ कर वितरण का हिस्सा नहीं है। यानी अधिभार और जो उपकर है उससे प्राप्त जो राजस्व होता है उसको केंद्र द्वारा जो राज्य हैं उनके लिए बांटना नहीं पड़ता है, उस पर केवल केंद्र का ही अधिकार होता है। सेकंड, नैसर्गिक विपदाओं जैसे भूकंप, चक्रवात से निपटने के लिए अधिभार, जबकि नियमित विकास कार्यों के लिए जैसे शिक्षा, सड़क, उपकर का प्रावधान किया जाता है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अगला है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंट। पहला है, हाल ही में इसका 10वां संस्करण जारी किया गया, जिससे ये सूची या लिस्ट खबरों में थी। सेकंड, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष पर टेस्ला के एलन मस्क हैं, इनके बाद अमेजन के जेफ बेजोस और उसके बाद LVMH के CEO और चेयरमैन मोएट हेनेंसी का स्थान है। तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड, इसके मुताबिक भारत में रहने वाले अरबपतियों की संख्या 177 है और ये विश्व में अरबपतियों की संख्या में तीसरे स्थान पर बरकरार है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी दुनिया के 8वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। पांचवा,
इसमें बताया गया है कि विश्व में 607 नए अरबपति बने हैं, अर्थात प्रति 2 दिनों में 3 अरबपति या 3 से अधिक अरबपति बने हैं। भारत में 2020 में 55 नए अरबपति बने हैं। अगला है भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण यानी लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, इसे भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित किया गया है। सेकंड, ये गृह मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। थर्ड, इस अधिनियम के तहत LPAI यानी लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ निर्दिष्ट बिंदुओं पर यात्रियों और सामानों की सीमाओं पर आवाजाही के लिए सुविधाओं को विकसित करने, स्वच्छता और प्रबंधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अगला है स्वच्छता सारथी फेलोशिप खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, यह फेलोशिप वेस्ट टू वेल्थ मिशन का हिस्सा है। वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद यानी PMSTIAC के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। सेकंड, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। थर्ड, इसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन के समक्ष मौजूद विभिन्न चुनौतियों को वैज्ञानिक और टिकाऊ तरीकों से निपटान के लिए काम कर रहे नगर निगम कर्मियों, सफाई कर्मियों, स्वयं सहायता समूहों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं और छात्रों को मान्यता प्रदान करना है। अगला है नगर पालिका कार्य निष्पादन सूचकांक यानी म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिससे ये खबरों में था। सेकंड, MPI द्वारा 111 नगर पालिकाओं, दिल्ली के NDMC यानी दिल्ली, ये हमको याद रखना है, और 3 नगर निगमों के लिए अलग से मूल्यांकन किया गया है कि 5 स्तंभों में क्षेत्रवार किए गए प्रदर्शन की जांच की गई है। इन 5 स्तंभों में कुल मिलाकर 20 क्षेत्र और 100 संकेतक शामिल हैं। MPI के अंतर्गत 5 स्तंभ सेवाएं यानी सर्विसेज, वित्त यानी फाइनेंस, नीति यानी पॉलिसी और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और प्रशासन शामिल है। थर्ड, इसके तहत मूल्यांकन ढांचे में जनसंख्या के आधार पर नगर पालिकाओं को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका और 10 लाख से कम आबादी वाले नगर पालिकाओं में श्रेणीबद्ध किया गया है। फोर्थ, मिलियन प्लस यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में इंदौर सबसे अधिक रैंक वाली नगर पालिका के रूप में उभरा है। इसके बाद सूरत और भोपाल का स्थान रहा। पांचवा, 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC शीर्ष स्थान पर रही। इसके बाद तिरुपति और गांधीनगर का स्थान रहा। अगला है नाग नदी खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, नाग नदी महाराष्ट्र के नागपुर शहर से होकर बहने वाली नदी है। सेकंड, इस नदी के नाम पर ही नागपुर शहर का नामकरण किया गया है। थर्ड, नाग नदी का उद्गम बाड़ी के निकट लावा पहाड़ियों से होता है और ये कान्हा पेंच नदी प्रणाली का एक भाग है। अगला है जीवन यापन सुगमता सूचकांक यानी EOLI खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। सेकंड, सूचकांक में शहरों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, 1 मिलियन प्लस आबादी वाले शहर, अर्थात जिन शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है। दूसरा, 10 लाख से कम आबादी वाले शहर। और तीसरा पॉइंट है, मिलियन प्लस 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर श्रेणी में बेंगलुरु, ये आपको याद रखना है, कर्नाटक का जो राजधानी है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों के रूप में उभरा है। इसके बाद पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, बड़ोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई का स्थान रहा। फोर्थ पॉइंट, 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में शिमला जीवन यापन सुगमता सूचकांक में सर्वोच्च स्थान पर रहा। इसके बाद भुवनेश्वर यानी उड़ीसा की राजधानी, फिर सिलवासा, काकीनाडा, सलेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम,
और दावणगेरे और तिरुचिरापल्ली रहे हैं। 5वां पॉइंट, जीवन यापन सुगमता सूचकांक एक मूल्यांकन उपकरण है जो जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास के लिए जा रही विभिन्न पहलों के प्रभाव का आकलन करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एक ब्रिटिश संस्था क्विक रैली साइमंड्स का एक वार्षिक प्रकाशन है। क्विक रैली साइमंड्स विश्व में उच्च शिक्षा संस्थानों के विश्लेषण में विशेषज्ञता प्राप्त संस्था है। सेकंड, वर्ष 2010 से पूर्व से टाइम्स हायर एजुकेशन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2010 इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, यानी वर्ष 2010 में इसका ये नया नाम आ गया। थर्ड, हाल ही में जारी रैंकिंग में 12 भारतीय संस्थानों में शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया गया है। तो यानी शीर्ष 100 में भारत के 12 स्थान है, आपको याद रखना है, यानी 12 भारतीय संस्थान, जिनमें आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी बेंगलुरु और आईआईटी गुवाहाटी, आईआईएम बेंगलुरु और आईआईएम अहमदाबाद, जेएनयू, अन्ना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और ओपी जिंदल विश्वविद्यालय शामिल है। तो ये 12 संस्थान है, आपको याद रखने हैं भारत के, जो शीर्ष 100 में शामिल है। फोर्थ, आईआईटी मद्रास को पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विषय के लिए विश्व में 30वां स्थान दिया गया है। तो ये रैंकिंग भी आपको याद रखनी है इसकी। अगला है हरियाणा का आरक्षण कानून खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा लाए गए कानून में निम्न प्रावधान शामिल हैं, जिसमें पहला है, इस विधेयक में निजी कंपनियों में 50,000 रुपए या उससे कम कुल मासिक वेतन या मजदूरी और समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित वेतन वाली 75% नौकरियों के लिए हरियाणा का आदिवासी होना आवश्यक किया गया है। दूसरा, ये कानून सरकार द्वारा अधिसूचित सभी कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, सीमित देयता भागीदारी फर्म, साझेदारी वाली फर्म और 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाला कोई व्यक्ति अथवा इकाइयों पर लागू होगा। सेकेंड पॉइंट, इस कानून का विरोध संविधान के निम्न प्रावधानों के चलते देखने को मिल रहा है। पहला है, ये कानून अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 उसका जी के मापदंडों पर न्यायिक परीक्षण का सामना करने में विफल हो सकता है। आपको पता होगा इस आर्टिकल के तहत किसी भी व्यक्ति को देश में कहीं भी वृत्ति और व्यापार करने का अधिकार है। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 16 सब क्लास 4 के तहत लोक नियोजन में समानता के तहत ये विफल साबित हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, आज के न्यूज सेक्शन में इतना ही। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। तो सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपको ऑप्शन दिए गए थे, ए महानदी पर, बी सतलज नदी पर, सी गोदावरी नदी पर और डी कृष्ण नदी पर। तो इसका करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन, यानी महानदी पर। अगला सवाल है, हाल ही में बाओ धान खबरों में रहा, ये कहां उत्पादित किया जाता है। ए ऑप्शन असम में, बी मेघालय में, सी मणिपुर में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन, यानी असम राज्य में। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। दूसरा, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। तीसरा, इसका उद्देश्य प्रकृति का संरक्षण करना, साथ ही पृथ्वी पर जीवन की विविधता के संरक्षण में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यहाँ बताना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी यानी सभी अर्थात तीनों। तो इसका करेक्ट जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास का संबंध किस देश से है। ए ऑप्शन कतर से, बी सऊदी अरब से,
सी संयुक्त अरब अमीरात से, डी रूस से। तो इसका करेक्ट जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना इसके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।